Hello everyone, welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है. Am I audible? Kindly let me know. क्या मेरा पिक्चर और ऑडियो दोनों क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए. So आज हम लोग कुछ MCQs प्रैक्टिस करते हैं ऑन हीट. हीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है CBSE के हिसाब से. सो हीट के ऊपर कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस है ना. सो पहला सवाल, रेडिएशन. रेडिएशन ऑप्शन क्या दिया है? डज नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम. ऑप्शन बी इज डैश इज द रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स. और क्या बोल रहा है? इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन व्हिच हीट ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन occurs in solid. तो क्या होगा सही आंसर? आंसर क्या होगा कि रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम. हमको यहां पे जानना चाहिए कि हीट जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या है? तीन तरीके का मोड होता है हीट ट्रांसफर का. एक को बोला जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके का, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. उसमें से कंडक्शन क्या है? सेम मटेरियल पे जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, मोस्टली इन केस ऑफ सॉलिड. तो उस टाइप के मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो हीट ट्रांसफर होते हैं जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं है, या फिर बोलिए तो सेम मीडियम पे मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन. कन्वेक्शन क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब हीट ट्रांसफर हो रहा है जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस टाइप के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन. एंड रेडिएशन एक ऐसा है जहां पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के थ्रू भी हीट ट्रांसफर हो रहा है. जैसे सन टू अर्थ, तो सूरज की जो गर्मी है वो अर्थ पे कैसे आ रही है? ड्यू टू रेडिएशन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम. आई होप इट इज क्लियर. तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल. अगला क्वेश्चन है, which of the following statements is correct? तो स्टेटमेंट 1, metals are bad conductors. Some metals conduct heat better than others. Heat can be conducted from one metal to another even if they are not in contact with each other. When two metal rods are placed in contact with each other, heat can flow from one to the other even if they are at same temperature. तो क्या होगा आंसर? Which of the following statements is correct? यहां से करेक्ट आंसर को ढूंढ के निकालना है हमको. क्या बोल रहे हैं? मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स. तो हमको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जैसे आयरन हो गया, तो लोहे को गर्म करोगे तो हीट तो आएगा भाई. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सम मेटल्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स. हाँ, ये सही बात है. कुछ अच्छा करते हैं, कुछ खराब करते हैं. तो सम मेटल्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स, ये सही है.
heat can be conducted from one metal to another even if they are not in contact with each other. तो अगर कांटेक्ट नहीं है तो हीट कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, कांटेक्ट होना है दो मेटल के बीच में, है ना. हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल पे विदाउट एनी कांटेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते हम लोग. When two metal rods are placed in contact with each other, heat can flow from one to the other even if they are at the same temperature. तो सेम टेम्परेचर पे रहेगा, मेटल को अगर आप लगा के भी रखोगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला. तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? सही आंसर हो गया आंसर बी. सम मेटल्स कंडक्ट हीट बेटर देन अदर्स. ठीक है, एम आई क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The capillary tube of a clinical thermometer had a kink to increase the expansion of mercury so that the level of mercury doesn't fall as soon as the thermometer is taken out of mouth. To use less mercury to help us see better. तो क्या है ये किंक? क्या है देखना. जो थर्मोमीटर तो सबने यूज किया है और मर्क्यूरी फील्ड थर्मोमीटर भी यूज किया होगा. तो थर्मोमीटर जो होता है टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं. और थर्मोमीटर में एक कैपिलरी लाइन रहता है, नीचे बल्ब जो है इस बल्ब में रहता है हमारा लिक्विड मर्क्यूरी, है ना. लिक्विड कौन सा लिक्विड? मर्क्यूरी. और ये जो ट्यूब है ना, ये दिस इज वेरी थिन एक ट्यूब होता है जिसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब बोल रहे हैं, है ना. अब जैसे टेम्परेचर यहाँ पे आएगा तो ये मर्क्यूरी क्या होगा? मर्क्यूरी एक्सपांड करेगी. मर्क्यूरी अगर एक्सपांड करेगी तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर चली जाएगी. और यहाँ पे दो साइड पे दो स्केल लगा होगा. एक स्केल होगा आपका डिग्री सेंटीग्रेड का और एक होगा फ़ारेनहाइट का, है ना. अब मर्क्यूरी जब ऊपर जा रही है, पकड़ लो यहाँ पे आ गई, और हम फिर यहाँ से मार्क देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना है, डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आ रहा है, तो हम देख सकते हैं मर्क्यूरी. अब ये बोल रहा है कि किंग, व्हाट इज किंग? यहाँ पे देखना मर्क्यूरी ट्यूब पे थोड़ा सा बैंड रहता है, छोटा सा एक हल्का सा बैंड रहता है. ये बैंड क्यों दिया जाता है? देखना हल्का सा एक बैंड रहेगा. बैंड क्यों देते हैं? बैंड इसलिए दिया जाता है कि पकड़ लो टेम्परेचर आया तो मर्क्यूरी जो है वो ऊपर चढ़ा, और जैसे ही आपने इसको थर्मोमीटर को निकाल लिया, क्या हो जाएगा? फिर से मर्क्यूरी, अरे यार मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी फिर से नीचे आ जाएगा. तो वो फिर से नीचे ना आए इसीलिए यहाँ पे एक किंक दिया होता है ना. छोटा सा बैंड रखते हैं. बैंड रखने से क्या होता है? मर्क्यूरी तुरंत नीचे नहीं आती, उसके लिए हमको इसको ऐसे शेक करना पड़ता है ना. देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, फिर इसको झाड़ते हैं, फिर से लगाते हैं, क्योंकि वो किंक है जो इसको स्टॉप करके रखता है मर्क्यूरी को. तो यहाँ पे क्या होगा? टू इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी, नहीं, so that the level of mercury does not fall as soon as the thermometer is taken out of the mouth. So answer will be B. Am I clear everyone? Next. A polished silvery surface is a good absorber and good reflector. Good absorber and bad radiator of heat. और क्या बोल रहा है? Poor absorber and good reflector of heat. Poor reflector and good radiator of heat. क्या होगा आंसर? A polished silvery surface is a good absorber and good reflector. Good absorber, bad radiator.
poor absorber, good reflector, and poor, sorry, तो ये तो बता ही दिया यार, poor absorber and good reflector of heat. तो सिल्वरी सरफेस जो है, हम सिल्वर पेंट मार देते हैं, उससे क्या होता है, वो ब्लैक जो कलर होता है, डार्क कलर होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो क्या होगा, पॉलीसिल्वर सरफेस इज ए पुअर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर. जो ब्लैक कलर का बॉडी होता है, डार्क होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और सिल्वर, व्हाइट, ये सब क्या करता है, एब्जॉर्ब, पुअर एब्जॉर्बर है लेकिन रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट, ए ब्लैक बॉडी विथ ए रफ सरफेस इज ए गुड. तो ब्लैक बॉडी विथ ए रफ सरफेस, ठीक है, reflector and poor, a good reflector and is a good reflector and poor absorber, good absorber and good radiator, absorber, good absorber and poor radiator, good reflector and poor radiator of it. क्या होगा बताओ, अभी अभी बता दिया मैंने. ये ब्लैक बॉडी है और सरफेस कैसा है, रफ है. रफ है तो फिर आपका रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, है ना. क्या होगा आंसर, आंसर इज, क्या होगा, हाँ बोलो. So it is a good absorber and poor radiator of heat. ठीक, good absorber and poor radiator of. Next, sweating causes cooling by conduction, radiation, convection और evaporation. क्या होगा, sweating causes cooling by evaporation. Sweating causes cooling by evaporation. अरे ये आंसर क्यों नहीं आ रहा. सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑप्शन सी बोल दिया था ना, कुछ डाउट लग रहा था. ए ब्लैक बॉडी विथ ए रफ सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट. ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट. ठीक है, उसको ठीक कर लेना. ब्लैक बॉडी विथ ए रफ सरफेस इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट. नेक्स्ट, sweating causes by cooling
by evaporation. Evaporation is the process जिससे क्या होता है, जो लिक्विड से वेपर बन जाता है ना, लिक्विड से वेपर बनने को, गैस बनने को हम बोलते हैं वेपोरेशन और इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन से कूलिंग होता है. एयर कंडीशनर्स आर प्लेस्ड हाई अप द वॉल सो दैट, एयर कंडीशनर कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ऊपर तरफ लगाते हैं, सो दैट दे क्रिएट लेस नॉइस. Cold air from them comes down and cools the room while hot air rises up. They are out of the way. All of the above. क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर कि एयर कंडीशनर को क्यों ऊपर लगाते हैं? सो दैट cold air from them comes down and cools the room while hot air rises up. जैसे जैसे एयर गर्म होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, और वो ऊपर तरफ चली जाएगी, और ठंडा हवा जो है वो नीचे तरफ आ जाएगी. तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक. देखो नॉइस के लिए तो कोई ऐसी ऊपर लगाएगा नहीं, नॉइस तो होता भी नहीं ऐसी में, है ना. अगर नॉइस करेगा तो उसको फेंक देंगे भाई हम उठा के. दूसरा है कि दे आर वेरी आउट ऑफ द वे, ऐसा क्या है? तो नेक्स्ट, इट इज इजियर टू ड्रिंक हॉट टी फ्रॉम ए पोर्सिलिन मग देन फ्रॉम ए स्टील टम्बलर. एज टम्बलर मतलब ग्लास, स्टील के ग्लास में चाय पीने से ज्यादा जो पोर्सिलिन मतलब जो मिट्टी का घड़ा आता है ना हम लोग पोर्सिलिन का, तो उसमें पीना ज्यादा आसान है. इट इज इजियर टू ड्रिंक हॉट टी. क्यों? द पोर्सिलिन मग हैज ए हैंडल. दूसरा, पोर्सिलिन इज ए हीट इंसुलेटर. तीसरा, द टी विल कूल फास्टर इन स्टील टम्बलर. डी ऑल अबव. आंसर बताओ. शुभ्रनील क्या होगा? Which is the right answer? The porcelain is a heat insulator. हीट इंसुलेटर. तो गरम चाय अगर कप में डालते हो तो फिर कप गरम नहीं हो रही है, तो आप इजीली गरम गरम चाय पी पा रहे हो, है ना. तो पोर्सलिन मग हैज ए हैंडल. भाई स्टील के मग में भी तो हैंडल लगा दो. पोर्सलिन इज ए हीट इंसुलेटर, इसलिए उसका जो आप पकड़ सकते हो उसको इजीली. द हीट टी विल कूल फास्टर इन स्टील टम्बलर, ये गलत है. सो योर आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, the heat energy emitted by the sun reaches the earth through. कैसे आ रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस. क्या होगा? शिखा बताओ. व्हाट इज द राइट आंसर? रेडिएशन. एग्जैक्टली. सो हीट जो सन से अर्थ तक आती है उसके बीच में क्या है? वैक्यूम है, और सिर्फ रेडिएशन ही है जो वैक्यूम से पास कर सकता है हीट. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, these are the three mode of heat transfer. कंडक्शन सॉलिड पे मेनली होता है, कन्वेक्शन जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन्वॉल्व है, एंड रेडिएशन जहां पे कोई मीडियम नहीं है. नेक्स्ट, ice blocks are covered with sawdust because the sawdust lowers the temperature of the ice. The sawdust together with the air trapped within it acts as a heat insulator and prevents the heat outside from getting to the ice and melting it. The sawdust absorbs excess water from the ice. None of this. क्या होगा आंसर?
Correct answer will be Shubhronil. The ice blocks are covered with sawdust because answer B will be correct. The sawdust together with the air. Air is a bad conductor of heat. Sawdust क्या करेगा? एयर को ट्रैप करके रखेगा. Sawdust itself is a bad conductor of heat. So it will, the sawdust together with the air trapped within it acts as a heat insulator so that आइस जो है, आइस का जो टेम्परेचर कम टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर आइस पे नहीं जाएगा और आइस को मेल्ट होने से रोकेगा. तो इससे आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, land and sea bridges are based on the phenomenon of conduction of heat, phenomenon of convection of heat, the phenomenon of absorption and radiation of heat, all of the above. क्या होगा बोलो? पता है ना लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है? So land and sea bridges are based on the phenomenon of convection of heat. Convection of heat. ठीक है. हीट क्या, मैंने क्या बोला था? कंडक्शन कहाँ पे होता है? सॉलिड पे, जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है. कन्वेक्शन क्या है? जहां पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट है. लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या है कि दिन के टाइम पे लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. लैंड जब गर्म होता है तो उसके सरफेस का जो एयर है वो गर्म होता है और एयर हल्का हो जाता है तो ऊपर चला जाता है. तो ऊपर चला जाता है तो सी के सरफेस पे जो ठंडा हवा है वो आके भर देता है ना. और फिर रात के टाइम पे क्या होता है? लैंड जल्दी जल्दी से ठंडा हो जाता है और सी ब्रीज, सी का सरफेस के ऊपर जो हवा होता है तो वो हवा गर्म रहता है, तो लैंड से उल्टा हवा सी के तरफ जाता है. तो दिस इज सी ब्रीज, सी ब्रीजेस एंड लैंड ब्रीज. एम आई क्लियर? तो द फेनोमेनन इज ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट. नेक्स्ट, 1 calorie is equal to 4.2 joule, 0.42 joule, 420 joule, 4200 joule. बताओ 1 calorie is equal to कितना जोल है? One calorie is equal to 4.2 joule. Very good. So 1 calorie is equal to 4.2 joule. Fahrenheit scale divides into fixed points Fahrenheit scale divides two fixed points into 180 parts, 212 parts, 100 parts, 32 parts. क्या होगा आंसर? Fahrenheit scale divides two fixed points. ये दो fixed point क्या है? Melting point of ice या फिर freezing point of water and boiling point of water, है ना? तो उसको कितना पार्ट में डिवाइड करता है? कितना पार्ट में डिवाइड करता है? 180 पार्ट में डिवाइड करता है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर हम सेंटीग्रेड का स्केल लगाते हैं. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. फ़ारेनहाइट स्केल में वही क्या हो जाता है? 32 फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट, 212 पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट. वैसे बनाता हूँ.
एक तरफ मैं डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूँ, एक तरफ फ़ारेनहाइट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल में हम बोलते हैं 0 डिग्री पे है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 32 पे। बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 पे, और इसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। Remember one thing, that boiling point and freezing point, these are not only temperature dependent, they are pressure dependent also. तो ये जब हम बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 फ़ारेनहाइट, it is at normal atmospheric pressure. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड का जो स्केल है वो कितना डिवीजन रहेगा, 100 माइनस 0 मतलब 100 डिवीजन, और जो फ़ारेनहाइट का स्केल है वो कितना डिवीजन हो जाएगा, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे जो स्केल बनेगा वो स्केल कितना भाग, कितना पार्ट रहेगा इसमें, इसमें रहेगा 180 पार्ट। इसीलिए डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 100, डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। ये एफ माइनस 32 क्योंकि ये 0 से शुरू ही नहीं हुआ है, डिवाइडेड बाई 180। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 180 पार्ट्स, है ना। तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे at what temperature degree centigrade degree Fahrenheit becomes equal. This is minus 40 degree centigrade is equal to minus 40 Fahrenheit. What is absolute zero? Absolute zero is your minus 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 273 डिग्री पे एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर, इट्स ए हाइपोथेटिकल theoretical temperature at what we consider that all molecular movement ceased, all molecular movement ceased। ठीक है, याद रह जाएगा। So correct answer will be 180 parts. Next, the normal temperature of the human body, of a human body is 37 degree centigrade, 38 degree centigrade, 35 degree centigrade, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ, ये तो बता सकते हैं ना अपना टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर। बोलो। So the normal body temperature is 37 degree centigrade, correct? 37 degree centigrade. Next, convert 293 Kelvin into Celsius scale. So 293 Kelvin सेंटीग्रेड पे कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। सो आपका जितना भी केल्विन है 293 माइनस 273 कर दो, निकल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। यहाँ पे 0 डिग्री तो माइनस 273, अभी अभी बताया था, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है एब्सोल्यूट जीरो। सो डिग्री सेंटीग्रेड से अगर मैं माइनस 273 कर दूं तो मुझको मिलता है केल्विन, प्लस 273 कर दूं तो मुझको मिलता है केल्विन। तो कितना हो जाएगा, 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। So answer is 20 degree centigrade. Next, when in thermal contact, the quantity of heat lost by the hotter body is dash the amount of heat gained by the colder body. जब हम कनेक्ट करके रखते हैं तो क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी इज क्या होगा, डेफिनेटली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द कोल्डर। जितना हीट छोड़ेगा उतना ही ले लेगा,
बीच का कोई लॉस हम नहीं पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट, conduction cannot take place in copper, aluminum, iron, vacuum. क्या होगा? conduction cannot take place in vacuum, है ना। conduction के लिए मीडियम चाहिए, ये तीनों मीडियम है। नेक्स्ट, the snow on the mountains does not melt all at once when heated by the sun because it becomes very hard, reflects most of the heat from the sun, has a low specific heat capacity, has a high latent heat of fusion. क्या होगा बताओ, इसका सोच के बताओ। जो माउंटेन्स में जो आइस है ना, वो एक साथ क्यों नहीं पिघल जाता है? जैसे दिन में सूरज उगता है, पूरा गर्मी पड़ता है, तो पूरा का पूरा पिघल जाता। पिघलने से क्या होता? पूरा दुनिया डूब जाती, फ्लडेड, है ना। बट वो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइस का सरफेस से ही आइस ग्लेशियर्स पिघलते हैं और वो पानी बन के हमारे नदियों में आता है। सो द स्नो ऑन द mountains does not melt at once, all at once, when heated by the sun because it has high latent heat of fusion. High latent heat of fusion. Latent heat मतलब क्या? Latent heat वो हीट है जो फेज ट्रांजिशन में लगता है। दो टाइप के हीट बताते हैं। क्या होता है? दो टाइप के हीट होते हैं। एक को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट, और एक को बोलते हैं लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो है जो टेम्परेचर चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे जब आप हीट सप्लाई करते हो, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसे हम बोलेंगे सेंसिबल हीट। क्योंकि हीट हमने दिया और उसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमने सेंस किया कि हाँ भाई इसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ है। बट लेटेंट हीट ये छुपा हुआ हीट है कि हमने हीट तो दिया लेकिन इसका मटेरियल का टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। जब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ तो हमको पता ही नहीं चला हीट गया कहाँ पे। एग्जैक्टली वो हीट कहाँ पे जाता है? लेटेंट हीट वो जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उस बॉन्ड को तोड़ने में लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? फेज ट्रांजिशन होता है। तो लेटेंट हीट इज द हीट दैट कॉजेस द फेज ट्रांजिशन। ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है। हम सबको समझ में आती है ये बात। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। हर एक स्टेज पे लेटेंट हीट लगेगा। जहां पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड से गैस बन रहा है, तो एक एक जो फेज चेंज होगा, फेज ट्रांजिशन में जो हीट लगेगा वो लेटेंट हीट होगा, है ना। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, conduction is possible when the bodies are apart from each other, when the bodies have same temperature and are in thermal contact, when they have different temperatures, maintaining distance between them. Bodies should be in contact and should have different temperatures. क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा कि बॉडी शुड बी, क्या बोल रहा है? कंडक्शन ना। कंडक्शन कब हो सकता है? जब टच रहे। तो बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट एंड दे शुड हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो आप बॉडी को टच कर दो तब भी क्या होगा? हीट तो फ्लो नहीं करेगी।
ओके नेक्स्ट। अरे खत्म हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, और एक पकड़ लेते हैं आज। तो ये हीट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे, है ना। साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, कुछ मेंटल एबिलिटी भी कर लेते हैं आज। कुछ मेंटल एबिलिटी के सवाल करते हैं। सो हीट का जितना मैंने डिस्कस किया, एक नंबर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड पे, कन्वेक्शन गैस एंड लिक्विड पे, और रेडिएशन वैक्यूम में, तो जहां पे मीडियम की जरूरत नहीं है ना। एनीवेज चलो अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस इसका। मेंटल एबिलिटी देखते हैं कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इन द सीरीज 7, 14, 28 व्हाट विल बी द 10th टर्म? 179224563584409 बताओ क्या होगा आंसर। एक एक मिनट का टाइम दूंगी, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। निकला आंसर। पहले तो देखो ये सीरीज कैसा है, 7, 14, 14, 28, मतलब ये जीपी सीरीज में है, तो 14/7 इज इक्वल टू 2, 28/14, है ना। सो ये तो जीपी सीरीज में दिख रहा है। अब मुझको निकालना है क्या? nth टर्म निकालना है। ये क्या हो जाता है यार? सो कॉमन रेशियो कितना मिला? R इज इक्वल टू 2, है ना। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। ए कितना है? 7। फर्स्ट टर्म इज 7। तो nth टर्म, nth टर्म कौन सा? 10। 10 टर्म क्या होगा? nth टर्म के लिए क्या था फॉर्मूला? a r टू द पावर ऑफ n-1, है ना। सो यहाँ पे देखो a कितना है? 7 इंटू r है 2, 10 n हो गया 10, सो 10-1 इज 9, 2 टू द पावर ऑफ 9। निकालो 2 टू द पावर ऑफ 9, कैसे निकालेंगे इसको? मैं 7 इंटू 2 क्यूब का क्यूब कर दो, तो क्या होगा? 2 क्यूब मतलब 8, 8 का क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है? 8 8 64, 64 इंटू 8 512, है ना। सो 7 इंटू
512। अब 7 into 512 कर लो, कितना आएगा? 14, 8, 3584, 3584. So 3584 is my correct answer. C. You see, the answer is C. ठीक है, 3584. Next, 1, 4, 9, 6, 10, 25. नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताओ? तो इसमें भी टाइम दे देता हूँ। पता नेक्स्ट नंबर क्या होगा? क्या हुआ शुभनील, दिखा क्या होगा आंसर? इसमें 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। देखो ये क्या है, 1, उसके बाद है 4, 4 मतलब 2 स्क्वायर, उसके बाद है 9, 3 स्क्वायर, 16, 4 स्क्वायर, 25, 5 स्क्वायर, तो उसके बाद क्या आएगा? 6 स्क्वायर, आंसर हो गया 36। क्या? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, खत्म कहानी। इसमें कितना टाइम लगता है? नेक्स्ट। अरे यार इतना लंबा। देखो ये कर सकते हो कि नहीं? 5 persons are sitting in a row. One of the 2 person at the extreme ends is intelligent and other one is fair. A fat person is sitting to the right of a weak person. A tall person is to the left of the fair person, and the weak person is sitting between the intelligent and the fat person. Tall person is at which place counting from right? देखते हैं ये कर सकता है कौन? The options are first, second, third, fourth. Okay. चलो 2 मिनट का टाइम दिया, करके दिखाओ। 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ। हाँ हाँ
का हो गया बा? चला खत्म। क्या हो गया शुभनील? नहीं हुआ? तो क्या बोल रहे हैं? 5 persons are sitting in a row. One of the 2 persons at the extreme end is intelligent and other one is fair. तो 5 लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे 5 लोग बना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बैठे हुए हैं। पहला ही टास्क में क्या बोल दिया कि जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है एक इंटेलिजेंट है और एक फेयर है। तो मैं पकड़ लेता हूं या तो ये इंटेलिजेंट होगा ये फेयर होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ये फेयर हो सकता है ये इंटेलिजेंट हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज आती है पहला स्टेटमेंट से। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि एक्सट्रीम एंड पे एक इंटेलिजेंट है एक फेयर है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी मैंने पकड़ लिया। नेक्स्ट क्या बोले? ए फैट पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए वीक पर्सन। तो एक मोटा आदमी बैठा है कहां पे? वीक पर्सन के। ए फैट पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए वीक पर्सन। तो राइट ऑफ ए वीक पर्सन, अगर ये वीक पर्सन हुआ, ये अगर वीक पर्सन हुआ तो उसके राइट पे ये फैट। A tall person is to the left of the fair person. A tall person is to the left of the fair person. अब फेयर पर्सन के लेफ्ट में, अब देखो अगर फेयर पर्सन ये होता तो उसके लेफ्ट में तो कोई जगह ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म है ना। यहां से ये पॉसिबिलिटी खत्म। ए टॉल पर्सन इज टू द लेफ्ट ऑफ द फेयर पर्सन। तो फेयर पर्सन के लेफ्ट में, इसका मतलब हमारा ये पहला सीक्वेंस सही है। A tall person is to the left of the fair person and तो मैं पकड़ लेता हूं कि टॉल पर्सन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द फेयर पर्सन है। एंड द वीक पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द इंटेलिजेंट एंड द फैट पर्सन। तो वीक पर्सन इज सिटिंग, ये देखो वीक पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द इंटेलिजेंट एंड फैट पर्सन। दिस इज फैट, दिस इज फेयर। सो सीक्वेंस मिल गया हमारा। 2 कॉर्नर पे एक फेयर और एक इंटेलिजेंट है। अब मेरा थर्ड स्टेटमेंट पे बोल रहा है कि टॉल पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द टॉल पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द फेयर पर्सन। तो फेयर पर्सन अगर ये होता तो उसके लेफ्ट पे कोई जगह नहीं है, तो मैंने इसको काट दिया। तो फेयर पर्सन के लेफ्ट में जगह है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर साइड पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वीक पर्सन जो है वो फैट और इंटेलिजेंट के बीच पे बैठा हुआ है।
तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगर ये करेक्ट सीक्वेंस हो गया तो आंसर क्या पूछ रहा है कि टॉल पर्सन इज एट व्हिच प्लेस काउंटिंग फ्रॉम राइट। तो काउंटिंग फ्रॉम राइट इट इज एट tall person is at second position. So it will be. Am I clear, everyone? Clear? So from starting from right, it is at second position. Next. देखो इसको क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 4 men A, B, C, and D, and 4 women W, X, Y, and Z are sitting round a table facing each other. तो 4 men और 4 women बैठे हुए हैं एक राउंड टेबल पे. No 2 men or women are sitting together. W is to the right of B, Y is facing X and is to the left of A, C is to the right of Z. Who are the 2 persons sitting adjacent to D? चलो करके दिखाओ तो जाने कि तुम लोग कुछ पढ़ाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लगाओ भाई दिमाग लगाओ. खत्म. चलो देखते हैं किसका आंसर सही हुआ कैसे हुआ. क्या करेंगे इसमें. क्या बोल रहा है? 4 men A, B, C, D and 4 women W, X, Y, Z are sitting round a table facing each other. तो एक राउंड टेबल बनाते हैं और इसमें 4 women and 4 men. ठीक. 4 women बना दिया, 4 men बना दिया.
सब लोग क्या कर रहा है, एक दूसरे के तरफ देख रहा है, फेसिंग ईच अदर। नो टू मैन और वुमेन आर सिटिंग टुगेदर। तो ठीक है, कोई भी दो मैन या दो वुमेन एक साथ नहीं बैठा है, ठीक है। W is to the right of B. Y is facing X and is to the left of A. अब देखते हैं, Y is facing X. Y क्या है, वुमेन है, X भी वुमेन है, तो Y is facing X। मैं आर्बिट्ररीली इसको मैं मान लेता हूं Y। सो Y is facing X, X के तरफ देख रहा है, देख रही है। एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो ये बैठा है ऐसे, तो ए का लेफ्ट, ए के लेफ्ट पे बैठा है, सॉरी बैठी है। Y is facing X and is to the left of A। A का लेफ्ट कौन सा होगा, ये अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो बैठा है उसका लेफ्ट कौन सा, दिस साइड लेफ्ट, तो यहाँ पे होना चाहिए A। A के लेफ्ट पे बैठ के, है ना Y। W is to the right of B। अब B पता नहीं है तो फिर W कहां से प्लेस करेंगे। C is to the right of Z, who are the two persons sitting adjacent to D। अब क्या करें, W is to the right of B। So W is to the right of B। B क्या है, B मैन है, और W is right of B। अगर मैं इसको W पकड़ लूं तो क्या होगा, लेफ्ट। W is woman ना, W। Now W is to the right of B। अब B का राइट कौन सा है, देखो इसमें, ये अगर ऐसे बैठा है तो दिस इज द राइट, दिस इज इट्स लेफ्ट, है ना। ये ऐसे बैठा है तो ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट। ये ऐसे बैठा है तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ये बोल रहा है कि W जो है, W इज टू द राइट ऑफ B। तो राइट ऑफ B मतलब ये होना चाहिए मेरा B। ठीक है। C इज टू द राइट ऑफ Z। अब राइट ऑफ Z, Z क्या है, एक वुमेन बच गया, तो वुमेन XY हो गया, W हो गया, तो ये रहा Z। अब Z का राइट, Z ऐसे बैठा है तो ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट, है ना। Z का चेहरा किधर है, इधर है, तो इसका राइट, इसका लेफ्ट। C इज टू द राइट ऑफ Z। तो C कहां पे बैठा है, राइट ऑफ Z, यहाँ पे है C। अब C का पोजीशन मिल गया, Y X फिक्स कर दिया हमने, W एंड Z ठीक ही है, उसके राइट पे आ रहा है। A इज, Y इज टू द लेफ्ट ऑफ A, ये भी ठीक है, तो एक ही पोजीशन बच गया, ये होगा मेरा D। तो हु आर द टू पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू D। D के एडजेसेंट में कौन बैठा है, W एंड Y, W एंड Y। क्या मेरी बात समझ में आई, हमने कैसे किया, पहला स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आया मुझको। W इज टू द राइट ऑफ B, क्या अभी ठीक है, W इज टू द राइट ऑफ B, हाँ ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है Y इज फेसिंग X, तो यहां से मुझको क्लू मिल गया, Y एंड X आर फेसिंग ईच अदर। अब सब लोग
टेबल की तरफ मुंह करके बैठा है ना। तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया जेड का। सी इज टू द राइट ऑफ जेड, तो जैसे मैंने यहाँ पे जेड प्लेस किया तो सी यहाँ पे आ गए, सी यहाँ पे आया तो डी यहाँ पे आएगा। अब सबका पोजीशन फिक्स हो गया। जब पोजीशन फिक्स हो गया तो मैं देख रहा हूँ वाई एंड डब्ल्यू के बीच पे डी बैठा हुआ है। ठीक, एम आई क्लियर? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए ये सब है ना। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट होगा, देखो कर सकते हो क्या। S cross T means that S is the father of T. S plus T means that S is the mother of T. S minus T means that S is the sister of T. On the basis of this information, you have to select the option which shows that A is the grandfather of T. बताओ भाई, यहां से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे आपको लगे कि A इज द ग्रैंडमदर ऑफ, A इज द ग्रैंडफादर ऑफ T। चलो 1 मिनट का टाइम दूंगा इसमें, बहुत ज्यादा क्रिटिकल तो है नहीं, इसीलिए कर सकते हैं। हाँ क्या हो गया रे? देख, S into T means S is the father of T। ठीक, ये फादर है। S plus T means that S is the mother, तो प्लस मदर हो रहा है, माइनस सिस्टर बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट शोज दैट ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। तो टी का ग्रैंडफादर ए होना चाहिए। यहाँ पे देखो बी माइनस टी, तो बी माइनस टी, माइनस क्या समझाता है? माइनस समझाता है मेरे को सिस्टर, तो बी इज सिस्टर ऑफ टी, है ना। बी इज सिस्टर ऑफ टी, मतलब दोनों सेम रैंक पे आ रहे हैं। एस क्रॉस बी, क्रॉस क्या समझाता है? फादर समझाता है, तो एस जो है वो बी का फादर है और बी जो है ये इसका ब्रदर है, मतलब एस टी का भी फादर हो गया, है ना। और ए क्रॉस एस मतलब ए एस का फादर है, तो बी का फादर एस, एस का फादर ए, तो ग्रैंडफादर हो गया। और बी एंड टी दोनों क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट।
Am I clear? बोलो। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना इस खेला में। आरआरबी जेई में तुम्हारा नॉलेज या फिर बहुत ज्यादा फंडा ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए प्रैक्टिस, ट्रिक चाहिए, प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए। जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले बताए हैं, जो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, वो डेली प्रैक्टिस करो। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, डेली प्रैक्टिस करो। और बाकी एमसीक्यूज वगैरह करते रहो। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ सवाल होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिसको कवर करना है तो मुझको बता देना। ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट पे भी बता सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।